सभापति महोदय, हम यह समझें कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है, जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है। मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे, आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार के प्रकाशन सरकार की दुर्बलता के सूचक हैं। दूसरी बात, मैं सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूँ। इन सांप्रदायिक दंगों से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है। सबसे पहले मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अब जितने सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारंभ कहाँ से होता है और कौन उनको प्रारंभ करता है। अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारंभ करता है, तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंभ होता है तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है, फिर भी वे इसका प्रारंभ करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति अवश्य है जो आज भी 5 दशकों के पश्चात हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है। उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले गृह मंत्रालय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था, तब उसमें बतलाया जाता था
कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं, लेकिन अब शायद जानबूझकर गृह मंत्रालय ने अपनी कमी को छिपाने के लिए इन आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में कभी कभी कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं। अभी हाल में जब यहाँ पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेकर रह रहे हैं, तब उत्तर में सरकार ने बतलाया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या लगभग 217,000 है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है, उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखे और एक वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यहाँ कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा
अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश से लिया है तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहाँ से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुटपुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोंटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहाँ भी यही खेल खेला जा रहा है। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में
वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफ़ी चर्चा है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बड़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, देहातों के जीवन को पवित्र करें। लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते, बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थीं। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था। उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों
के ब्याज की दर में कमी आई है। महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एकमत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम न करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफ़ी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का अधिकार है। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो संविधान में यह स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संविधान में आदिवासी हरिजनों
की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है। इस में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूँ कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है।
आज जब हम नागरिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नज़रबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी, आज भी स्मरण रखते उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भौंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हो जाए। सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है।